कहानी की शुरुआत में हमें एक डिजर्टेड एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक पर्सन खून से सनी हुए तलवार को घसीटते हुए दूसरे पर्सन के पास चला जाता है जो कि उसके सामने घुटनों पर बैठा होता है। उसके सामने चैलेंज आने के बाद जो पहले वाला पर्सन दूसरे वाले पर्सन से कहता है कि जरा तुम्हारी तरफ देखो, तुम दूसरों के हीरो थे लेकिन तुम आज यहाँ पर मरने वाले हो। काश तुमने उस समय अपने मिशन के अंदर अपनी सेफ्टी के बारे में कुछ सोचा होता तो फिर आज तुम्हारे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी नहीं हो पाती। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद जो रिच है उस आदमी से कहता है कि जूलियन, आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रिच की ये बात सुनने के बाद जो जूलियन है रिच से कहते हैं कि देखो, जब मैं एक हीरो की तरह तुम्हारा सपोर्ट कर रहा था तो तुम्हें भी मुझे अच्छी तरीके से ट्रीट करना चाहिए था। जूलियन की ये बात सुनने के बाद जो रिच है जूलियन से कहते हैं कि क्या तुम सच में अपने मास्टर को इतने ज्यादा बेदर्दी से मार सकते हो। रिच की ये बात सुनने के बाद जो जूलियन है वो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, लेकिन बाद में वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसते हुए अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठा लेते और उससे कहता है कि मुझे ये सब करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। इतना कहने के बाद जो जूलियन है वो रिच के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है, जिस चीज को देखने के बाद एक पर्सन काफी ज्यादा जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि ये सारी जो चीजें होती है वो एक गेम का ट्रेलर होता है। जिस गेम के ट्रेलर को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि नहीं, आखिर ये कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता। यानी कि अब तो जो कुछ भी होता है वो सिर्फ एक गेम का ट्रेलर है जिसे कि हमारा मेन कैरेक्टर देख रहा होता है। और रिच की मौत को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहते हैं कि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि जो रिच है वो बिना किसी मतलब के मारा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो रिच था वो नॉर्थर्न फ्रंटलाइन का एक हीरो था जिसने की काफी ज्यादा खतरनाक सिचुएशन में भी सारे लोगों को लीड किया, और जब डेमंस का शिकार करने के बात आती है तो उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। और इन सबसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि वो इस गेम का प्रोटैगनिस्ट है। तो फिर आखिर मुझे बताओ कि प्रोटैगनिस्ट ऐसे कैसे मर सकता है, और वो भी अपने डिसाइपल के हाथों से। ये जो फर्म है सॉफ्टवेयर कंपनी जिसने की एक गेम बनाई उसके ऊपर मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब पहली बार मैंने इसका गेम खेला था तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया था, इसलिए मैं इसके सीक्वल का काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने इन सब चीजों पर काफी ज्यादा पैसा और काफी ज्यादा टाइम खर्च किया है, लेकिन अब हम करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या। अब सब कुछ खत्म हो गया, एक गेम वालों ने मेरे साथ गद्दारी की है। इतना कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने उस गेम को जो प्री ऑर्डर किया होता है उस प्री ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। उस प्री ऑर्डर को कैंसिल कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उन गेम से रिलेटेड सारी की सारी चीजों को फेंक देता है। उन सारी चीजों को फेंक देने के बाद वो कहता है कि मैंने इस गेम को खेलते वक्त काफी ज्यादा मजेदार पल बिताई है, लेकिन अब से हम एक दूसरे को फिर कभी भी नहीं देखेंगे। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर घर पर वापस आकर अपने बेड के ऊपर लेट जाता और कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, मेरे साथ धोखा हुआ है, ये जो सीक्वल है पूरी तरह से कचरा है। लेकिन फिर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा उदास होते हुए कहता है कि लेकिन इस गेम के जो ग्राफिक्स और इस गेम के अंदर जो दुनिया दिखाई गई और बाकी के गेम्स के अंदर नहीं है। जब भी मैं काम से थक कर घर वापस आता था तब यही गेम थी जो कि मुझे सहारा देती थी। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के कंप्यूटर के ऊपर मैसेज आ जाता है। ये जो मैसेज है वो और किसी ने नहीं बल्कि उसी गेम बनाने वाले कंपनी ने भेजा था, और वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि क्या आप एली हो जो कि पिछले सालों से हमारा गेम खेल रहे हो। जिस मैसेज को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता और कहता है कि आखिर कंपनी मुझे क्यों मैसेज भेजेगी। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर ने रिप्लाई करते हुए कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। जिस रिप्लाई के आ जाने के बाद जो कंपनी है वह हमारे मेन कैरेक्टर को एक और मैसेज भेजती है कि हमने देखा कि आपने जो प्री ऑर्डर किया था उसे कैंसिल किया है, और हमें ऐसा लगता है कि हमारा जो गेम का सीक्वल आ रहा है उसकी स्टोरी आपको पसंद नहीं आई है। जिस मैसेज को पढ़ने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है, फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर ये सब क्या है, क्या वो मुझे रिफंड नहीं देना चाहती इसीलिए वो इस तरह के मैसेज किए जा रहे हैं। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को एक और मैसेज आ जाता है जिसके के अंदर ये लिखा होता है कि अगर आपको ये स्टोरी पसंद नहीं आई तो क्यों ना आप ये स्टोरी को चेंज कर दे। यहाँ तक कि जो कंपनी है वो हमारे मेन कैरेक्टर के लिंक को भी भेज देती ताकि हमारा जो मेन कैरेक्टर उस स्टोरी को चेंज कर पाए। यहाँ तक हमें भी और हमारे मेन कैरेक्टर को भी ऐसा ही लगने लगता है कि जो कंपनी है वो हमारे मेन कैरेक्टर से जो स्टोरी उसे चेंज करवाना चाहती है। लेकिन जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस लिंक के ऊपर क्लिक करता है वैसे ही हमारा जो मेन कैरेक्टर का कंप्यूटर चमकने लगता है, और जो कंप्यूटर है वह हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर खींचने लगता है। वहां पर ऐसी चीजें होता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है। उस कंप्यूटर के अंदर जाने से बचने के लिए काफी ज्यादा कोशिशें करने लगता है, यहाँ तक
कि वो कंप्यूटर को बंद भी कर देता है, लेकिन फिर भी वो कंप्यूटर हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर खींचना बंद नहीं करता और आखिरकार हमारा जो मेन कैरेक्टर कंप्यूटर को ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर पाता और जो हमारा मेन कैरेक्टर उस कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने आंखें खोल लेता और हमारा जो मेन कैरेक्टर उसी गेम के दुनिया में आया होता है जिस गेम का वो ट्रेलर देख रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर एग्जैक्ट वही लोकेशन पर गिरा होता है जिस लोकेशन पर जो जूलियन ने उसने रिच को मारा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उस जगह को देख रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर एक स्कॉर्पियो डेमन हमला कर देता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर किसी तरह से उसके हमले से बच जाता है और उस स्कॉर्पियो डेमन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहते हैं कि तो गेम के दुनिया के अंदर जैसा स्कॉर्पियो डेमन था वे बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है जिसके के ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर की जो स्पेशलिटी उसके बारे में लिखा होता है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्ड्समैन होता है और उसकी जो इंस्टिंक्ट होती है वो इनक्रेडिबल होती है और वो काफी आसानी से किसी भी डेमन की जो वीकनेस है उसका पता लगा सकता है। जिस सिस्टम के विंडो को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहते हैं कि तो गेम का स्टेटस विंडो है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके ऊपर फिर से स्कॉर्पियो डेमन हमला कर देता है जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है। भागते हुए कहता है कि अभी के समय के लिए मुझे भागना ही काफी ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ भाग रहा होता है कि तभी जो स्कॉर्पियो डेमन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाते हैं। उसे अपने इतने ज्यादा करीब देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर कहते हैं कि अगर उसने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो मैं एक ही झटके में मारा जाऊंगा। लेकिन तभी जो स्कॉर्पियो डेमन है वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता है जिसे अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर जल्दी से अपने हाथों को सामने लेकर आने लगता है और उसे ऐसा लगने लगता है कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियो डेमन के हमले से हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमारा मेन कैरेक्टर इसी मौके का फायदा उठाते हुए जो स्कॉर्पियो डेमन है उसके ऊपर एक जोरदार पंच मारता है। हमारे मेन कैरेक्टर के पंच की वजह से वो जो स्कॉर्पियो डेमन है वो रोने जैसी शक्ल बनाने लगता है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो अपने मन में कहता है कि ये तो काम कर गया। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, क्या मेरी जो बॉडी है वो हमेशा से इतनी ज्यादा हल्की थी। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर फिर से काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते वक्त उसकी जो दिमाग की बत्ती वो जल जाती है। उसे पता चल जाता है कि वो असली दुनिया से इस गेम की दुनिया में किसी कैरेक्टर के बॉडी में आ चुका है। इतना कहते वक्त हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा होता है कि तभी हमें उसके पीछे उसी स्कॉर्पियो डेमन को दिखाया जाता है जो कि फिर से हमारे मेन कैरेक्टर के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका होता है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मुझे अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो वहीं पर ही रुक जाता और कहता है कि लेकिन काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मैं किसी कैरेक्टर के बॉडी में हूँ, इसका ये मतलब है कि मैं उस कैरेक्टर के पावर का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। क्या मैं इस गेम की दुनिया का जो प्रोटैगनिस्ट है उसके बॉडी में तो नहीं आया हूँ ना, जिससे कि मैं हमेशा खेलता रहता था। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालती है स्कॉर्पियन डेमन के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देता है। हमारे मेन कैरेक्टर का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले की वजह से जमीन दो हिस्सों में कट ही जाती है, लेकिन इसी के साथ में जो स्कॉर्पियो डेमन है वो भी दो हिस्सों में कट जाता है और उस स्कॉर्पियो डेमन को पूरी तरह से खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि क्या मैंने उसे मार दिया जैसा कि मैंने रिच की स्ट्रेंथ से एक्सपेक्ट किया था। अगर ऐसा ही तो मैं इस गेम के पूरी की पूरी स्टोरी को बदल सकता और जो रिच है उसे अपने डिसाइपल जूलियन के हाथों से मरने से रोक भी सकता हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि आपने स्वॉर्डमैनशिप के कॉमन अटैक को पाया है जिसका क्या नाम क्रेसेंट स्लैश है। जिस स्किल को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि लेकिन ये तो रिच की स्किल है ही नहीं। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है, जल्दी से अपनी हुडी को नीचे करते हुए अपने जो स्वॉर्ड है वो अपने चेहरे के सामने लेकर आ जाता है और उस स्वॉर्ड के अंदर अपने चेहरे को देखने लगता है। जिस चेहरे को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसी के साथ में जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर को उसके कैरेक्टर के अपीयरेंस के बारे में बताने लगता है कि उसके जो बाल है वो सिल्वर कलर के, उसकी छोटी आंखें, पोकर फेस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्वॉर्डमैनशिप के साथ एक डीमन किंग की वेसल और इसी के साथ में इनकरप्ट माना कंट्रोल और इनक्रेडिबल इंस्टिंक्ट के साथ तुम हो इस दुनिया के सबसे बड़े विलन जूलियन। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है अपने रेसिडेंस में आईने में देखते हुए वो जिस कैरेक्टर के बॉडी में आया होता है उस कैरेक्टर को काफी ज्यादा गालियां दे रहा होता है, क्योंकि वो जो कैरेक्टर उस दुनिया का सबसे बड़ा विलन होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस कैरेक्टर की आंखों को खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उन आंखों को वो ज्यादा नहीं खोल पाता क्योंकि उसकी जो आंखें होती है वो काफी ज्यादा छोटी होती है। और उन आंखों को इतना ही ज्यादा खुलता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या ये आंखें इतनी ही खुल सकती है, मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे जूलियन की तरह ही यहाँ पर रहना होगा। एक हफ्ता हो चुका है कि मैं इस गेम की दुनिया में जूलियन का जो कैरेक्टर है उसकी तरह जी रहा हूँ। मैंने इस गेम की दुनिया से बाहर जाने की काफी सारी कोशिश की, लेकिन हर एक कोशिश में मैं नाकामयाब रहा। हालांकि ये जो जूलियन का कैरेक्टर वो काफी ज्यादा फॉर्मली बात करता है, यहाँ तक कि इस दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस है उन सारी लैंग्वेजेस को ये जानता है। और इसके अलावा ये जो जूलियन का कैरेक्टर वो काफी ज्यादा हैंडसम भी है। अब मुझे समझ में आ रहा है कि असली दुनिया की जो लड़कियां है वो जूलियन को इतना ज्यादा पसंद क्यों करती थी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने कमरे के अंदर ये सारी बातें कर ही रहा होता है कि तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे के बाहर एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा डर रहा होता है और डरते हुए कहता है कि मैं उस आदमी से मिलना नहीं चाहता। और जैसा जैसा मैं उस आदमी के कमरे की तरफ बढ़ रहा हूँ वैसा वैसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी कब्र की तरफ बढ़ रहा हूँ। और ये सब सोचते हुए वो जो पर्सन है और डरते हुए आखिरकार हमारे मेन कैरेक्टर के कमरे को दरवाजे को खोल लेता और हमारे मेन कैरेक्टर को आवाज लगाते हुए उससे कहता है कि जो सर हेरंड है वो यहाँ पर आ चुके हैं। जिस नाम को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो काफी ज्यादा नॉर्मली तरीके से उस आदमी की तरफ देखने लगता है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर का नॉर्मल भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है और वो अपने मन में कहता है कि ये जो सर हेरेंट है वो क्रिफहार्ट फैमिली का ब्लड रिलेटिव है, लेकिन आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर वो जो पर्सन है काफी ज्यादा डर जाता और कहता है कि वो कितना ज्यादा डरावना लग रहा है। फिर वो जो पर्सन है वो कांपते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि क्या अब आपको ठीक लग रहा है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि हाँ अब मुझे ठीक लग रहा है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है काफी ज्यादा अजीब तरीके से हंसते हुए कहता है कि अब मेरे जान में जान आ गई। आप उस दिन अचानक से बेहोश हो चुके थे जिसके वजह से मैं आपकी काफी ज्यादा चिंता कर रहा था। इतना कहने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है और उसे इस तरह से हंसा हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी काफी अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, आखिर वो इतना ज्यादा हंस क्यों रहा है। अगर मैं हेरन के बारे में सोचूं तो कोई रैंडम आदमी मुझसे मिलने के लिए नहीं आया है, बल्कि हेरन खुद ही यहाँ पर मिलने के लिए आया है। अगर मेरी जगह पर यहाँ पर जूलियन होता तो फिर आखिर वो क्या करता। और मैं आपको एक बात बताना भूल चुका हूँ, ये जो पर्सन है वही हेरन है। और जो हेरन है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि जूलियन तुम डरावने कमीने हो। ये देख करके मैं खुद ही तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तब भी तुम्हारे चेहरे के ऊपर इतना ज्यादा शांति कैसे हो सकती है। इससे साफ साफ पता चलता है कि तुम कोई मामूली पर्सन नहीं हो। क्या मुझे उसे हिलाने की कोशिश करनी चाहिए। फिर जो हेरन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जूलियन मैंने एक रूमर को सुना है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हेरन से कहता है कि आखिर किस तरह का रूमर। जिस बात को सुनने के बाद जो हेरन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुमने अपनी याददाश्त को खो दिया है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहते हैं कि क्या मेरी याददाश्त खो चुकी है। क्या ये सब इसी के वजह से हो रहा है। जब से मैं इस बॉडी के अंदर आया हूँ तब से काफी ज्यादा अजीब तरीके से हरकतें कर रहा हूँ, जिस वजह से लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मेरी याददाश्त चली गई है। उन्होंने जरूर किसी तरह की सस्पिशियस बात को देख लिया होगा जिसके वजह से वो लोग ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं। और जो हेरन है वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये अभी के लिए क्या सोच रहा है। इतना सोचने के बाद जो हेरन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तो बस एक रूमर है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसते हुए हेरन से कहते हैं कि हेरन क्या तुम भी इस रूमर के ऊपर विश्वास करते हो। और हमारे मेन कैरेक्टर की इतने ज्यादा खतरनाक हंसी को देखने के बाद जो हेरन है काफी ज्यादा डर जाता है। डरते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि नहीं नहीं मैं इसके ऊपर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। और जो हेरन है वह हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए कहते हैं कि उसकी खतरनाक मुस्कान और उसकी आंखें, मुझे पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो करने की क्या कोशिश कर रहा है। लगता है कि जूलियन को यह पता चल चुका है कि जो नोबेल एल्डर्स एसोसिएशन है उनके ऑर्डर से मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर जो हेरन है वो पॉइंट को बदलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नौकरानियों के बीच में जो रूमर्स फैलता है उसे इतना भी ज्यादा सीरियस लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। हालांकि सब लोगों को यह पता था कि तुम काफी ज्यादा इंजर्ड हो, लेकिन जो एल्डर एसोसिएशन है उनका एक मैसेज मैं यहाँ पर डिलीवर करने के लिए आया हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस एल्डर एसोसिएशन के बारे में बताने लगता है कि ये जो एल्डर एसोसिएशन उसे
जो नोबेल्स होते उन्होंने क्रिएट किया था, वो हमेशा ही जो उनके ब्लड लाइन होती उसे काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। और अगर किसी नोबल फैमिली का पर्सन जो कि डायरेक्ट ब्लड लाइन से नहीं आता फिर भी उस फैमिली के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करता है, तो जो डायरेक्ट ब्लड लाइन के ओल्डीज होते हैं यानी कि वो जो बूढ़े एल्डर्स होते हैं उसे कभी भी करने नहीं देते। हालांकि जो जूलियन है वो भी एक फैमिली का एक्स्ट्रा मेंबर है, यानी कि वो डायरेक्ट ब्लड लाइन से नहीं आता, जिसके वजह से वो हमेशा रॉयल फैमिली के कुत्ते की तरह अपने आप को सोचता था। अपनी आउटस्टैंडिंग स्वॉर्डमैनशिप और मैजिक एबिलिटी की वजह से वो इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कांटा माना जाता है, जिसके वजह से वो उसे खत्म करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और उसी ऑर्गेनाइजेशन ने आज मेरे लिए एक मैसेज भेजा है, इसके वजह से मुझे और भी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। इतना सोचने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर हेरन से कहता है कि तो फिर मुझे बताओ कि आखिर वो कैसा मैसेज है। जिस बात को सुनने के बाद जो हेरन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो शटाई एंट्रेंस होने वाली उसके अंदर एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर टेस्ट देना है। शटाइज के बारे में सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सोचते हुए हमसे कहता है कि जो शटाइज है वो पैलेस के लिए सीक्रेटली मिशन को कंप्लीट करते हैं और नॉर्मली और रॉयल गार्ड की तरह रहते हैं। वो एक काफी ज्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट है। और इसके अलावा जो जूलियन है वो भी शट आइज का एक मेंबर है। जो लोग मुझे बुरी नजर से देखते थे उन्होंने मुझे इसके लिए चुना है, लेकिन मुझे ये सारी चीजें काफी ज्यादा सस्पिशियस लग रही है। क्या मुझे उनकी रिक्वेस्ट को सुनना चाहिए? और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से सोचता हुआ देखकर जो हेरेंड है वो अपने मन में कहता है कि जो जूलियन है वो जो एल्डर एसोसिएशन उसके खिलाफ चाल चलते थे उसे काफी आसानी से पकड़ लेता था, जिस वजह से जो जूलियन है उन सारी चीजों को करने से मना कर देता है जिसे कि एल्डर्स ने उसके लिए चुना होता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी वो ऐसा ही करेगा, इसलिए मुझे किसी भी तरह से उसे कन्विंस करना होगा। लेकिन मैं उसे किस तरह से कन्विंस कर सकता हूँ? लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर हेरेंड से कहता है कि ठीक है मैं इस बात के लिए मान जाता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो हेरेंड है काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, आखिर उसने इस बात के लिए कैसे हाँ कर दी। इतना सोचने के बाद जो हेरेंड है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि लेकिन तुम्हारे चोटों के बारे में क्या? जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऊपर लगे हुए पट्टे को निकालते हुए हेरेंड से कहता है कि काफी ज्यादा अच्छी बात है कि मेरी जो सारी की सारी चोटें वो ठीक हो चुकी है। जिस चीज को देखने के बाद जो हेरेंड है काफी ज्यादा चौंक जाता है, अपने मन में कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ये जो कुछ भी सिचुएशन आई उस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन मुझे अभी तक ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर वो करने की क्या कोशिश कर रहा है। इतना कहने के बाद वो वहां से मुड़ते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तो फिर ठीक है चलो बाहर आ जाओ। और जो हेरेंड है वहां से जाते हुए कहता है कि अगर मैं और ज्यादा देर तक रुका तो मुझे नहीं पता कि वो क्या करेगा, पहले मुझे थोड़ी दूरी बना लेना चाहिए। इतना कहने के बाद हेरेंड वहां से जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से रोकता हुआ देखकर जो हेरेंड है वो काफी ज्यादा डर जाता और अपने मन में कहता है कि क्या वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। इतना कहने के बाद वो हमारे मेन कैरेक्टर से कुछ कहने के लिए जब पीछे मुड़ता है तब तक हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसे एक पौधा थमाते हुए उससे कहता है कि मैं तो बस तुम्हें पौधा देना चाहता था। और हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से ये सब हेरेंड से कह रहा होता है और उसे इस तरह से कहता हुआ देखकर जो हेरेंड है काफी ज्यादा डर चुका होता है। और हमारे मेन कैरेक्टर के इतना ज्यादा खतरनाक लुक देखने के बाद जो हेरेंड है उसे मना नहीं कर पाता, उस पौधे को लेकर चुपचाप से बाहर आ जाता है। बाहर आ जाने के बाद हमें हेरेंड के हालत को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से खस्ता हो चुकी होती है। वो इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो अपने पैरों पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो नीचे बैठ जाता है। नीचे बैठ जाने के बाद जो हेरेंड है जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मैं इसके बारे में भूल चुका था, उसका जो निकनेम है वो मुस्कुराता हुआ जल्लाद यानी कि स्माइलिंग एग्जीक्यूशनर है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि गहरी से सांस छोड़ते हुए कहता है कि फाइनली उनमें से मैं एक से निपट चुका हूँ। जब मैं नींद में था तब मैंने बिना सोचे समझे कुछ कह दिया, जिसके वजह से मेरा जो पूरा का पूरा कमरा है वो ऑर्किड के पौधों से भर गया। अब मुझे इन सारे पौधों से इसी तरह से छुटकारा पाना होगा। वैसे भी जो हेरेंड है वो बाहर की तरफ मेरा इंतजार कर रहा होगा, इसलिए मुझे बाहर जाना होगा। इतना कहने के बाद वो अपनी शॉर्ट को उठाते हुए कहते हैं कि अगर ये जूलियन है तो वो अपनी शॉर्ट के बिना बाहर जाने की कभी भी हिम्मत नहीं दिखाता। अब जो कि मैं बाहर जा रहा हूँ तो मुझे अच्छे कपड़े पहन लेने चाहिए। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है जूलियन के कपबोर्ड को खोल लेता है जिसके के अंदर काफी ज्यादा फैंसी कपड़े होते हैं। जिन कपड़े को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं इन सारी चीजों को नफरत करता हूँ, लेकिन मुझे पूरी तरह से जूलियन की तरह एक्टिंग करने की जरूरत है। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनमें से कपड़े को पहन लेता है। पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हेरन का आवाज लगाते हुए कहता है कि मैं तैयार हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुनने के बाद जो हेरन
रेंडल काफी ज्यादा डर जाता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कमरे से बाहर आते हुए हेरन से कहता है कि चलो चलते हैं, मैं और समय तक इंटरव्यू का इंतजार नहीं कर सकता। वैसे तुमने मुझे अभी तक ये बताया नहीं कि आखिर इंटरव्यू किस जगह पर होगा। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर हेंडर को दिखाया जाता है जो कि बगी में बैठकर जा रहे थे, और जाते वक्त जो हेंडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो शट आइज का एनरोलमेंट है वो वेल एकेडमी में होने वाला है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि जो वेल एकेडमी है वो गेम के अंदर इतने भी ज्यादा इम्पोर्टेंट लोकेशन नहीं थी, लेकिन मुझे अभी भी इसके बारे में याद है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रेंडल से कहता है कि मुझे ये जानना है कि आखिर वो जगह किस तरह की होगी। जिस बात को सुनने के बाद जो रेंडल है काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि तुम तो उस एकेडमी से काफी ज्यादा फेमिलियर हो गए क्योंकि तुमने वहीं पर से पढ़ाई की है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। फिर वो रेंडल से कहता है कि खैर एकेडमी गए हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, जिसकी वजह से मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर उसके अंदर कितने ज्यादा बदलाव आए होंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो रेंडल है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छा तुम्हारे कहने का ये मतलब था। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जूलियन जिस एकेडमी में जाता था मुझे ये उम्मीद है कि अगर मैं उस जगह पर जाऊंगा तो मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा। इतना सोचते सोचते हमारा जो मेन कैरेक्टर उस एकेडमी में पहुंच जाता है। वहां पर आ जाने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर वो कहता है कि जब मैं गेम खेल रहा था तब ये जगह मुझे काफी ज्यादा छोटी लग रही थी, लेकिन जब मैं इसे आंखों से देख रहा हूँ तो ये काफी ज्यादा बड़ी है। जिस बात को सुनने के बाद जो रेंडल है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आखिर तुमने क्या कहा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से रेंडल से कहता है कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं, इस गेम के जो ग्राफिक्स थे वो सच में काफी ज्यादा हाई क्वालिटी के थे। और जो रेंडल है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि कमी ना कहेगा आखिर ये अपने दिमाग में क्या सोच रहा है। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर रेंडल की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये इतना ज्यादा डरा हुआ क्यों है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर रैंडल से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस बात को सुनने के बाद जो रैंडल है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि नहीं मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं यहाँ पर रहकर जो टेस्ट है वो कैसे होता है वो देखना चाहता हूँ। रैंडल की बात सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैंने ऐसा सोचा था कि वो यहाँ पर से जाने के लिए तड़प रहा होगा, लेकिन तभी रैंडल के अंदर से काफी ज्यादा डार्क कलर का ऑरा बाहर निकलने लगता है। जिस ऑरा को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि और इसे मैं पहले से देख रहा हूँ, लेकिन आखिर ये क्या है, क्या इसका ऑरा है या फिर इसके पावर है? नहीं नहीं, ये तो इसका इमोशन है, शायद ये डर का इमोशन है। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सिस्टम को खोलते हुए उसके बारे में चेक करने लगता है, जहाँ पर जो सिस्टम है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारी यूनिक स्किल है, अगर कोई आपके लिए किसी तरह का इमोशन रखते हैं तो आप उसके अंदर से निकलने वाले अलग अलग कलर के ऑरा से उसके इमोशन के बारे में पता लगा सकते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहते हैं कि जो जूलियन है वह हमेशा एक दूसरे के जो इमोशन है उसे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता था, लेकिन इंसान के अंदर जो डर नाम का इमोशन था वो उसे काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करता था। वो लड़े बिना ही डर का इस्तेमाल करके लड़ाई जीत लेता था, और उसने अपोनेंट के एंगर का भी इस्तेमाल किया ताकि वो फाइटिंग के दौरान अपने सेंसेस को पूरी तरह से खो दे और एक मिस्टेक करते हुए वो जो फाइट है वो हार जाए। मैं अब समझ सकता हूँ कि ये सब उसकी इसी स्किल की वजह से हो रहा था, लेकिन इतना ज्यादा डरने के बावजूद भी रैंडल आखिर यहाँ पर से क्यों नहीं जा रहा है? शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो एल्डर एसोसिएशन है उन्होंने इसे मेरे ऊपर नजर रखने का ऑर्डर दिया होगा। ऐसा लगता है कि जो एल्डर एसोसिएशन है मुझे अपने लिए एक कांटा समझती है। खैर मैं इसे समझ सकता हूँ क्योंकि जो जूलियन है वो काफी ज्यादा बदनाम है, और मुझे यकीन है कि वो मुझसे छुटकारा पाना चाहते हैं, क्योंकि अफवाह चारों तरफ फैल चुकी है कि मेरी जो याददाश्त है वो खो चुकी है और उन्हें मुझसे छुटकारा पाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस तरह से कुछ भी नहीं होने दे सकता, क्योंकि मुझे जिंदा रहना और अपनी असली दुनिया में वापस जाना है। हमारा मेन कैरेक्टर ये सब सोच रहा होता है कि तभी पीछे से कोई आकर हमारे मेन कैरेक्टर से टकरा जाता है, और टकराने वाला आदमी अपने आप को संभालते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से माफी मांगने लगता है। लेकिन जब वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखता है तो वो इतना ज्यादा डर जाता है कि चिल्लाते ही वहीं पर ही नीचे गिर जाता है, और वो कहता है कि तो ए जूलियन है, जिस नाम को सुनने के बाद वहां पर जितने भी डिसाइपल्स होते हैं वो कांपने लगते और कांपते हुए कहते हैं कि ये तो लोमड़े जैसे आंखों वाला जूलियन है, लेकिन आखिर रॉयल फैमिली का पागल कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है? और उन लोगों को हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में इस तरह से बातें करता हुआ देखकर जो रेंडर है वो कहता है कि सारे लोग क्या मरना चाहते हैं? फिर हमारे मेन कैरेक्टर को शांत करते हुए उसे कहता है कि जूलियन शांत हो जाओ, वो सारे लोग बच्चे हैं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भी जूलियन को काफी ज्यादा नफरत करता हूँ। और इसी के साथ में वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते उनके अंदर से जो डर का इमोशन निकल रहा होता है उस डर के इमोशन
इमोशन का हमारा जो मेन कैरेक्टर ऑरा के रूप में साफ साफ देख पा रहा होता है। और साथ ही में वहाँ पर कुछ ऐसे डिसाइपल्स भी होते हैं जो कि हमारे मेन कैरेक्टर को देखने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से एंगर का जो इमोशन है वो बाहर निकल रहा होता है। जिस इमोशन को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि जूलियन तुम थोड़ा सा और अच्छे क्यों नहीं हो सकते थे। लेकिन तभी हमें उन सब के बीच में एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर के पास आकर उसे ग्रीट करने लगती है। और उस लड़के को वहां पर देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि एलिन, इसका नाम एलिन डोंटियान है, जो कि इस गेम की एक और मेन कैरेक्टर है। लेवल एकेडमी के एक इंस्ट्रक्टर है जो कि अदरतन एम्पायर के मेज टावर से अलाइड है। वो काफी ज्यादा जीनियस मेज है जो कि 5 एलिमेंट्स में से जो मेटल एलिमेंट है उसे काफी ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकती है। और सिर्फ 24 साल की उम्र में 5th टायर के मैजिशियन बन चुकी है। उसने एकेडमी के आर्क में जो रिच है उसे काफी ज्यादा एडवाइस दी थी। लेकिन आखिर मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एलियन जूलियन को ग्रीट क्यों कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे को जानते हो? अगर एक दूसरे को जानते होगे तो यहाँ पर का जो एटमॉस्फेयर है और भी ज्यादा हल्का हो जाएगा। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उसके अंदर से निकलने वाले ऑरा के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर चौंकते हुए कहता है कि नहीं नहीं रुको, मुझे इसके अंदर से जो ऑरा महसूस हो रहा है नेगोशिएशन का ऑरा है। क्या ये किसी तरह का डर है? नहीं नहीं, ये गुस्सा है। लेकिन आखिर वो जूलियन के ऊपर क्यों गुस्सा है? आखिर जूलियन ने इसके साथ क्या किया है? जो एलियन है वो एक एडवांस मेज है, जिसके वजह से मुझे ऐसी कोई चीज नहीं करनी चाहिए जिसके वजह से उसके मन में ये शक बैठ जाए कि मैं असली जूलियन नहीं हूँ। अब मुझे जल्द से जल्द इस सिचुएशन को कैसे ठंडा करना है उसके बारे में सोचना होगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एलियन से कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे बोलने की परमिशन किसने दी? जिस बात को सुनने के बाद जो एलियन है वह हमारे मेन कैरेक्टर को किसी भी तरह का जवाब नहीं देती, जिसे देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर मन ही मन में रोते हुए कहता है कि आखिर वो कुछ भी क्यों नहीं बोल रही है। हालांकि इस सारी समस्या की जड़ मैं ही हूँ। मैंने यहाँ पर जो कुछ भी कहा उससे इस माहौल में कोई भी फर्क नहीं पड़ा, तो फिर ठीक है, मुझे ऐसा करना ही होगा। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए एलियन से कहता है कि क्या तुम सुन नहीं सकती? तो फिर जल्दी से मेरे सवाल का जवाब दो। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि जो कि मैं यहाँ पर विलन हूँ तो मुझे विलन का रोल ही करना चाहिए। और हमारे मेन कैरेक्टर को अपने स्वॉर्ड बाहर निकलता हुआ देखकर जो एलियन है काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनसे कहता है कि क्या तुम लोग जानते हो अगर कोई पर्सन मरता है तो किस तरह की आवाज करता है? एलियन और बाकी के लोगों को इस तरह से डरता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर है काफी ज्यादा खुश हो जाता और मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि फाइनली वो डरने लगे। लेकिन तभी हमें एलिना को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी वेल एकेडमी में आकर वेल एकेडमी के प्रोफेसर और स्टूडेंट्स को तलवार दिखाते हुए इस तरह से डराने की, और तुमने प्रोफेसर और स्टूडेंट को स्वॉर्ड दिखाते हुए काफी बड़ा क्राइम किया है जिसका की भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। और एलिना की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तभी जो एलिना है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि तैयार हो जा, अब मैं तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली हूँ। इतना कहने के बाद जो एलिना है काफी तेजी के साथ जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने शॉट को सामने लाते हुए जो एलिना का हमला उसे रिफ्लेक्ट कर देता और हमले को रिफ्लेक्ट कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि सचमुच में हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन तब एलिना को ये समझ में आता है कि उसके आजू बाजू काफी सारे स्टूडेंट्स है, इसके वजह से जो एलिना जल्दी से पीछे मुड़ते हुए वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स है उनसे कहती कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। एलिना की ये बात सुनने के बाद वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं काफी तेजी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जैसे हमारे मेन कैरेक्टर को मौका मिलता है वैसे एलिना के ऊपर हमला कर देता है। उससे कहता है कि जब भी तुम लड़ाई कर रहे होते हो तुम्हें लड़ाई के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और चीजों के ऊपर, क्योंकि इस मौके का फायदा उठाते हुए कोई भी तुम्हारे ऊपर हमला कर तुम्हें जान से मार सकता है। और ये सब कहते हुए हमारे जो मेन कैरेक्टर एलिना के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतने ज्यादा करीब देखने के बाद जो एलिना है काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और शर्माते हुए वह हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देती है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर उस हमले से बचते हुए कहता है कि उसने यह हमला कुछ ज्यादा ही पावरफुल कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने इस हमले के अंदर अपने जो इमोशंस है उसे भी डाला था। और हमें एलिना को दिखाया जाता है जो कि शर्माते हुए कहती है कि मैं उसके ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल हमला नहीं करने वाली थी, लेकिन जैसा कि मैंने इससे एक्सपेक्ट किया था
वो काफी आसानी से इस हमले से बच चुका है। इसी के साथ में हमें एलेना के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जब एलेना और जो हमारा मेन कैरेक्टर एक ही साथ में वेल एकेडमी में पढ़ रहे थे, तब हमारा जो मेन कैरेक्टर वेल एकेडमी के अंदर कुछ ज्यादा ही फेमस था, क्योंकि वो दिखने में भी काफी ज्यादा हैंडसम था और साथ ही में उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप थी वो भी काफी ज्यादा बेहतर थी। और जब जब एलेना हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखती थी, तब तब उसे मोटिवेशन मिलता था कि जो फैमिली के एक्स्ट्रा लोग होते हैं वो भी किसी से कम नहीं होते, वो भी अपने पावर को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए दुनिया में अपना नाम करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर भी अपने फैमिली का एक्स्ट्रा था, लेकिन फिर भी अपने दम के ऊपर कुछ कर रहा था, जिसकी वजह से जो एलेना है उसके ऊपर पूरी तरह से फिदा हो जाती है। और एक दिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को प्रपोज भी कर देती है, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसे पूरी तरह से रिजेक्ट कर देता है। और एलेना को ये भरोसा था कि हमारा जो मेन कैरेक्टर सोसाइटी के अंदर जो फैमिली के मेंबर्स को एक्स्ट्रा समझा जाता है, उन सारे मेंबर्स को एक जैसा ही समझा जाएगा। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर ने उन सारे के सारे अरमानों के ऊपर पानी फेर दिया होता है, जिन सारी चीजों को याद करते हुए जो एलेना और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और काफी ज्यादा पावरफुल हमले को चार्ज करते हुए वो हमला हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर इस बार भी हमारे एलेना के हमले से बच जाता है। और एलेना को इतना ज्यादा गुस्से में और साथ ही में उसके लाल चेहरे को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर उसका जो चेहरा है उतना ज्यादा लाल क्यों हो चुका है, क्या वो गुस्से की वजह से हुआ है। और हमें एलेना को दिखाया जाता है जो कि दांत पीसते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि मेरा एक तो हमला अपने ऊपर ले लो ताकि मेरा कुछ गुस्सा कम हो जाए। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे चीजों को समेटना शुरू कर देना चाहिए। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी तेजी के साथ एलेना के पीछे आते हुए एलेना के सर के ऊपर टपली मारते उससे कहता है कि देखा मैंने तुम्हें हरा दिया ना। जिसको देखने के बाद जो एलेना है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम सच में मुझे अपने से काफी ज्यादा कम आंकते हो। अगर तुम्हारे पास मेरे ऊपर हमला करने का एक मौका था तो फिर आखिर तुमने अपने मूनलाइट शॉट टेक्निक का इस्तेमाल मेरे ऊपर क्यों नहीं किया। अगर तुम चाहते तो तुम मुझे सचमुच में मार पाते। एलेना की सारी बातें सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर एलेना से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हारे ऊपर हमला क्यों नहीं किया। इस बात को सुनने के बाद जो एलेना है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और अपने मन में कहती है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो मेरी फीलिंग्स को समझ चुका है। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर एलेना के पूरे अरमानों के ऊपर पानी फिरते उसे कहता है कि ये जो हेरेंट है वो पहली बार इस एकेडमी में आया है, जिसकी वजह से इसको नहीं पता है कि आखिर टेस्टिंग सेंटर कहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ पर जितने भी लोग हैं मुझसे काफी ज्यादा डरते हैं, जिसके वजह से वो भी मेरा साथ नहीं देंगे और मुझे टेस्टिंग सेंटर तक नहीं लेकर जा पाएंगे। हमारे मेन कैरेक्टर का साफ साफ कहने का ये मतलब होता है कि जो एलेना है वो हमारे मेन कैरेक्टर को टेस्टिंग सेंटर तक लेकर जाए। जिस बात को समझने के बाद जो एलेना है पूरा सदमे में चले जाते और हमारा जो मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि अब तुम सब कुछ समझ चुके हो ना, तो क्यों ना तुम मुझे टेस्टिंग सेंटर तक लेकर जाओ। हमारे मेन कैरेक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद जो एलेना है काफी ज्यादा गुस्सा तो हो जाती है, लेकिन वो हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ कह नहीं पाते। और जो एलेना है वो हमारे मेन कैरेक्टर को टेस्टिंग सेंटर की तरफ लेकर जाने लगते। जाते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहते हैं कि मूनलाइट स्वॉर्ड ना, मुझे माफ कर देना, जो मूनलाइट स्वॉर्ड है वो हमारे मेन कैरेक्टर के किसी टेक्निक का नहीं बल्कि उसके स्वॉर्ड का नाम है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आगे कहता है कि अगर तुम किसी स्वॉर्ड को ऑरा से कवर कर देते हो तो चारों तरफ से लाइट की तरह चमकने लगती है। हालांकि जो जूलियन की स्वॉर्ड है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। जो जूलियन की स्वॉर्ड है वो अपने आप ही ब्लू कलर में चमकने लगती है। उसे देखने के बाद ऐसा लगता है कि आपने चांद के किसी टुकड़े को अपने हाथ में पकड़ा है। जूलियन ने स्वॉर्ड का इस्तेमाल अनगिनत डेमोंस को मारने के लिए किया है। और इसे देखने के बाद जो लोग हैं उन्होंने इसे रिस्पेक्ट में और डर से इसे मूनलाइट स्वॉर्ड नाम दे दिया। और इसी तरह से ये जो स्वॉर्ड है वो जूलियन की पहचान और पावर का सोर्स बना। और साथ ही में पूरी तरह से सदमे में जाते हुए कहता है कि लेकिन मैं इस तलवार को चलाना बिल्कुल भी नहीं जानता। लेकिन ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि जो एलियन है वो लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर बनती जा रही है। इसके वजह से मुझे इसके ऊपर ध्यान देना होगा कि उसे ये पता न चले। ऋषभ कहते हुए हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक से एक्सप्रेशन बना रहा होता है, जिन एक्सप्रेशन को देखने के बाद जो एलियन और जो हेरेंट है वो चौंकते हुए कहता है कि अब एक महीना अपने दिमाग में किस तरह की प्लानिंग कर रहा है। इसी तरह से बातचीत करते हुए वो लोग फाइनली उस ट्रेनिंग एरिया के पास पहुंच जाते हैं। उस ट्रेनिंग एरिया के अंदर आ जाने के बाद हमें वहां पर कई सारे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि शट आइस के अंदर शामिल होने वाले होते हैं। उन सारे लोगों को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उनसे कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा सा लेट हो चुका हूँ। बस यहाँ पर आते वक्त मुझे रास्ते में एलियन नाम की बिल्ली मिल गई जो कि मुझे काफी ज्यादा तंग कर रही थी। और हमारे मेन कैरेक्टर की ये सारी बातें सुनने के बाद जो एलियन है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर जो
हमारा मेन कैरेक्टर है उन सारे स्टूडेंट्स को अपना परिचय देते हुए उनसे कहता है कि आज यहाँ पर जो कोई भी एग्जाम होने वाला है उसका मैं इंचार्ज हूँ। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे हेरन को दिखाया जाता है जो कि किसी वजह से काफी ज्यादा बेचैन हो रहा होता है। और वो इधर उधर देखते हुए किसी को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसके नजर उसी आदमी के ऊपर पड़ जाती है जिसे कि वो ढूंढ रहा होता है। वो कहता है कि वो रहा टोरसो फैमिली का सेकंड सन, मुझे पता था कि वो यहाँ पर जरूर आएगा। फिर हमें टोरसो फैमिली के बारे में बताया जाता है कि वो क्रिफाइट फैमिली के काफी समय से दोस्त है जिसके वजह से वो काफी ज्यादा फेमस भी है। आमतौर पर शेटाइज के साथ जुड़ना काफी ज्यादा बड़ा होनर माना जाता है। जो शेटाइज है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सीधा इंपीरियल फैमिली से जुड़ा हुआ है और जो कि रॉयल फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से अगर तुम्हें इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होना है तो तुम्हें काफी सारे लोगों के साथ कॉम्पीट करना पड़ता है। जो शेटाइज का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें इंस्ट्रक्टर और जो एप्लीकेंट है उन दोनों को आपस में बैटल करनी पड़ती है। और उस बैटल के दौरान अगर टोरसो फैमिली का सेकंड सन जूलियन को हरा देता है तो एल्डर एसोसिएशन को हमारे मेन कैरेक्टर को नीचे लाने का एक काफी ज्यादा बेहतर मौका मिलेगा। और अगर सच में जूलियन के साथ ये सब होता है तो उसका जो फेम है वो वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वहां पर आए हुए सारे एप्लीकेंट से कहते हैं कि तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग है वो शेटाइज के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन तुम लोगों को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कचरे के ढेर को देख रहा हूँ। तुम्हारे आंखें देखने के बाद मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारा जो जिंदगी है वो काफी ज्यादा बेहतर तरीके से और काफी ज्यादा आसानी से कट रही है। और तुमने पहने हुए डेकोरेशन की चीज और तुम्हारा जो स्वर्ण उसे देखने के बाद बस मुझे हंसी आ रही है। शटाइज के अंदर यहाँ पर खड़ा हुआ हर कोई शामिल होना चाहता है, लेकिन तुम्हें पता है कि जो शटाई है वो पूरी तरह से खून से रंगा हुआ है। तुम्हारे एक सीनियर होने की वजह से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर किस तरह का महसूस होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर ये अनाउंसमेंट कर देता है कि जो शटाई का एंट्रेंस एग्जाम है वो चालू होता है। फिर वो अपने स्वord को बाहर निकालते हुए उन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हें शटाई के अंदर शामिल होना है तो बस तुम्हें मुझे मारना होगा। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वहां पर जितने भी खड़े हुए स्टूडेंट्स है वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है उसके भी काफी ज्यादा फट चुकी होती है क्योंकि वो भी उनके साथ ड्यूल करने में काफी ज्यादा डर रहा होता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो हमें कहता है कि मुझे भी कुछ ही समय पहले पता चला है कि मुझे जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें हर एक एप्लीकेंट के साथ ड्यूल करनी होगी। और जब मैं एलियन के साथ लड़ाई कर रहा था तब मुझे वहां पर से भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। अगर मैं इस ऑफिशियल ड्यूएल में शामिल हो गया तो मैं जरूर इन लोगों से हार जाऊंगा। और इसके अलावा मैं इनके सामने अगर काफी ही ज्यादा नरम बर्ताव करूंगा तो जरूर इनमें से कोई ना कोई मेरे ऊपर हमला कर देगा, क्योंकि शायद उन्हें ये लग रहा होगा कि मेरी जो याददाश्त है वो पूरी तरह से चली गई है। इसलिए मुझे उनके सामने एक विलन की तरह बर्ताव करना होगा ताकि वो लोग मुझसे डरे। इतना सोचने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम लोगों के साथ क्या गलत है, क्या तुम में से कोई भी मेरे साथ नहीं लड़ना चाहता? लेकिन तुम लोग ये बात बिल्कुल में मत भूलना कि जब तक कि मैं मारा नहीं जाता तब तक ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो खत्म नहीं होगी। लेकिन अगर तुम में से किसी के पास भी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मेरे से आकर लड़ाई करे तो तुम पीछे हट सकते। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद वहां पर खड़े हुए जितने भी स्टूडेंट्स है वो एक एक करके अपने हाथों को ऊपर उठाने लगते और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हम लोग हार मानते हैं। और हमें टॉस्को फैमिली के सेकंड सन को भी दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की इस तरह की बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा डर चुका होता है और अपने आसपास के जितने भी स्टूडेंट्स है उन्हें हार मानता हुआ देखकर जो टॉस्को फैमिली का सेकंड सन है और भी ज्यादा डर जाते और वो भी अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए कहते हैं कि मैं भी हार मानता हूँ। वहां पर खड़े हुए स्टूडेंट्स को इस तरह से हार मानता हुआ देखकर जो हेरेंट और जो एलियन है वो काफी ज्यादा चौंक जाती है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सारे के सारे स्टूडेंट्स हार मान लेते हैं। और इतने सारे स्टूडेंट्स को हार मानता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वहां पर से मुड़ते हुए जो स्टूडेंट्स है उनसे कहता है कि जो एग्जाम है वो खत्म हो चुकी है। और जाते हुए वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार मैंने कर दिखाया जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। इस जैसे सिचुएशन में जो जूलियन का विलन वाली हरकतें बिल्कुल काम आ जाती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर एलियन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि एलियन के बारे में क्या मेरे डर ने उसका जो हेट रेट है वो कम किया या नहीं। इतना कहने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर एलियन की तरफ देखता है तो हमें एलियन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा शर्माती और चमकती हुई निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रही होती है। जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर कहता है कि आखिर क्या करे, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
और वो अपने ही सर को पीटते हुए कहता है कि आखिर मुझे उसके अंदर से किसी भी तरह की इमोशन का ऑरा क्यों नहीं दिख रहा है। और हमें एलियन को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहती कि अभी अभी जूलियन ने जैसा बर्ताव किया उसे देखने के बाद मुझे पास्ट का जूलियन याद आ गया जो कि अपने अपोनेंट को डरा कर ही मैच को जीत लेता था। फिर जो सिस्टम है वो हमसे कहता है कि जो जूलियन है वो सिर्फ नेगेटिव इमोशंस को ही देख सकता है, यानी कि कोई पर्सन हमारे मेन कैरेक्टर से नफरत नहीं करता होगा तो जो हमारा मेन कैरेक्टर उसके इमोशन को कभी भी नहीं देख पाएगा। और इसी के वजह से जो हमारा मेन कैरेक्टर एलियन के इमोशन को नहीं देख पा रहा होता है, क्योंकि हमारा जो एलियन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से नफरत नहीं कर रहे होते बल्कि उसका जो प्यार है और ज्यादा बढ़ चुका होता है। फिर हमें किसी और जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो हेरेंट के सामने खड़ा होता है और जो हेरेंट है वो हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देख रहा होता है कि तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर हेरेंट के कंधों के ऊपर अपना हाथ रख देता है, जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो हेरेंट है काफी ज्यादा डर जाता है और उसके अंदर से जो डर के इमोशन का जो ऑरा है बाहर निकल रहा होता है। जिस इमोशन के ऑरा को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं तो ऑरा को देख सकता हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर हेरेंट से कहता है कि कुछ भी नहीं, तुमने आज काफी ज्यादा अच्छा काम किया है। स्टूडेंट होता है चमकती हुई निगाहों से हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि आप एग्जाम हॉल में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहे थे। स्टूडेंट को वहां पर देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है कि लेकिन आखिर तुम हो कौन। जिस बात को सुनने के बाद वो जो पर्सन है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मेरा नाम लेजरेट है और मैं शर्ट आइस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है उसका इंचार्ज हूँ। मुझे आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और आपकी जो मेमोरी लॉस की अफवाह उड़ रही थी वो अफवाह बिल्कुल गलत है, आपने साबित कर दिया। आपने किसी भी एप्लीकेंट के साथ फाइट किए बिना ही जो एग्जाम है उसे खत्म कर दिया। और इसी तरह से जो लेजरत है वह हमारे मेन कैरेक्टर के सामने बकवास करना शुरू कर देता है, जिसे इस तरह से बकवास करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि आखिर ये आदमी अपने बकवास कब बंद करेगा। फिर जो लेजरत है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि मैंने ऐसा सुना था कि जो टोरसो फैमिली का सेकंड सन था वो भी एक एप्लीकेंट था, लेकिन आपने उसके ऊपर भी बिल्कुल नरमी नहीं बरताई। जिस चीज को सुनने के बाद जो हेरेंट है काफी ज्यादा चौंक जाता है और लेजरत के ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, क्या तुम ये बताना चाहते हो कि जो टोरसो फैमिली का सेकंड सन है वो इस एग्जाम में फेल हो चुका है। हेरन को इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो लेजरत है वो हेरन से कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। जिस बात को सुनने के बाद जो हेरन लेजरत से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई एक ऐसे पर्सन के साथ ज्यादा एरोगेंट बर्ताव करने की जो कि अभी भी ट्रेनिंग ले रहा हो। और हेरन को लेजरत के ऊपर इस तरह से भड़कता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर हेरन से कहते हैं कि लगता है कि तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है। जो शटाइज है वो कभी भी नोबल्स को एक्सेप्ट नहीं करता और जो कि शटाइज पूरी तरह से इंपीरियल फैमिली से जुड़ा हुआ है, जिसके वजह से सिर्फ कॉमनर्स और जो फॉलन नोबल्स होते हैं वही इसे ज्वाइन कर सकते हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो हेरन है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तुम भी तो एक नोबेल हो। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर हेरन से कहता है कि मैं क्रिफ्ट हार्ट फैमिली का सिर्फ एक एक्स्ट्रा हूँ, यानी कि मैं क्रिफ्ट हार्ट फैमिली के डायरेक्ट ब्लड लाइन से नहीं आता, जिसके वजह से मैं इंपीरियल फैमिली का पालतू कुत्ता हूँ ना कि क्रिफ्ट हार्ट फैमिली का। टोरसो फैमिली के सेकंड सन इस एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, वो भी ये जानती हुए कि वो सेकंड राउंड में कभी भी नहीं जा सकता। क्या टोरसो फैमिली अपने बेटे को एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाना चाहती है या फिर इस एंट्रेंस एग्जाम का बहाना लेते हुए किसी तरह की चाल चली गई है। हमारे मेन कैरेक्टर की ये बात सुनने के बाद जो हेरेंड है पूरी तरह से कांप जाता और अपने मन में कहता है कि तो मैं पहले से सब कुछ पता था कि एल्डर्स एसोसिएशन का एक जाल है जिसके साथ मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर पॉइंट को चेंज करते हुए कहते हैं कि हालांकि इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है या फिर शायद ये सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। हमें हेरन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी काफी ज्यादा डर रहा होता है, तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से उनसे कहता है कि या फिर ये सब बदकिस्मती से हुआ हो। फिर वहां से सीन चेंज हो रहा है, हमें हमारे मेन कैरेक्टर के रेसिडेंस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर वापस आ जाता है। वापस आ जाने के बाद जो नौकरानियां होती है वह हमारे मेन कैरेक्टर का अच्छे से स्वागत करती है। फिर जो हमारा मेन नौकरानी होता है मेरी परमिशन के अलावा कोई भी मेरे कमरे में ना आ पाए, इसका जरा ध्यान रखना। जिस बात को सुनने के बाद जो नौकरानी है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि हाँ मास्टर। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में वापस आ जाने के बाद एक गहरी सी सांस छोड़ते हुए कहता है कि मैंने कही हुई बातें सुनने के बाद जो हेरेंट का रिएक्शन निकल के आ रहा था, उस रिएक्शन से साफ साफ पता चल रहा था कि जो एल्डर एसोसिएशन है उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जरूर कोई ना कोई चाल चली है। आज मैं काफी ज्यादा लकी था कि मैं उन सारी चीजों से बच चुका हूँ, लेकिन आखिर मेरा लक कब तक काम आएगा। एक न एक दिन जो एल्डर एसोसिएशन है वो मेरी किसी न किसी गलती को पकड़ लेंगे और मुझे इस घर से धक्के निकाल कर बाहर निकलवा लेंगे। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर की नजर अपने मूनलाइट शॉट के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने
देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है कि मैं इस मूनलाइट शॉट को इधर उधर लेकर तो घूमता हूँ, लेकिन मैं इस मूनलाइट शॉट को चलाना नहीं जानता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द ये जो मूनलाइट शॉट है उसे चलाना सीखना होगा। अगर एक बार मैं मूनलाइट शॉट को चलाना सीख गया तो मैं दूसरों को अपनी पावर दिखाकर ही शांत कर सकता हूँ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने शॉट को उठाते हुए अपने ऑरा को रिलीज करने लगता और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे इस मूनलाइट शॉट की जो असली पावर है उसे अनलॉक करना ही होगा।